Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Ayub Homeopath. Hope you all are doing well. So आज जो है वो हम एक कंटिन्यूएशन ये वीडियो है जो कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था अबाउट द केन्स 12 ऑब्जर्वेशन। वो हमारा था पार्ट 1 जिसके अंदर हमने 6 ऑब्जर्वेशंस के बारे में देखा था और आज हम रिमेनिंग जो 6 ऑब्जर्वेशंस है उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपने पहले वाला पार्ट 1 वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वाला वीडियो जाकर देखो। तो जिससे क्या है कि आपका जो 12 ऑब्जर्वेशन है वो सारे एक साथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जो उस वीडियो के अंदर हमने इतनी चीज़ें जो थी वो डिस्कस करी थी एज यू कैन सी हियर। और आज हम जो है कि डिस्कस करने वाले हैं अब जो हमारा 7th ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। ठीक है, और जो रिमेनिंग बाकी के जो हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन रह जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारा जो 7th ऑब्जर्वेशन है वो जिसका जो मतलब कि उसका स्टेटमेंट जो है वो है फुल टाइम एमेलियोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, देयर इज अ फर्स्ट टाइम मतलब कि फुल टाइम एमेलियोरेशन एंड लास्टली there is a no relief improvement, or we can say the no improvement and the no relief to the patient। ठीक है, no relief to the patient। तो जो ये वाला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो वो हमको कौन से जो डिजीजेज हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा, किसके अंदर हम देख सकते हैं, कौन से टाइप के केसेस के अंदर हम देख सकते हैं जिसके अंदर की जो ऐसी कोई लेटेंट कंडीशन है। ठीक है, लेटेंट कंडीशन है जो कि क्या बना रही है, जो कि ऑब्स्टिकल बना रही है, ऑब्स्टिकल बना रही है इन द पाथ ऑफ क्योर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमारा 5th वाला हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की थी, उसके अंदर भी हमारे पास क्या था, हमको वहाँ पर जो ऑब्स्टिकल दिख रहा था। ठीक है, तो लेकिन वो ऑब्स्टिकल हमारे पास कौन सा वाला था, तो वो ऑब्स्टिकल हमारे पास हो सकता था कि कोई भी जो डिजीज है उसकी वजह से हमारे पास ऑब्स्टिकल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द लेटेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट इटसेल्फ। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को ना पहले से ही कोई डिजीज है जो कि उसको ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट द डिजीज, तो वो आपको इस बारे में नहीं बताएगा। लेकिन आप क्या कर दोगे, आप रेमेडी दे दोगे और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी रेमेडी जो है वो तो करेक्ट है, बिकॉज की आपने बाकी के सारे सिम्टम्स तो देख लिए। ठीक है, तो आपकी रेमेडी उस हिसाब से तो क्या है, करेक्ट है, तो वो क्या देगी, वो आपको देगी फुल टाइम एमिलियोरेशन देगी। लेकिन देर इज अ नो इम्प्रूवमेंट और द नो रिलीफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, बिकॉज देर इज अ ऑब्स्टिकल इन द क्योर। ठीक है, तो उसके आगे हम देखेंगे कि ऐसी मतलब कि लेटेंट कंडीशन है, ऑर्गेनिक कंडीशन है जो कि प्रिवेंट कर रही है इम्प्रूवमेंट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको एक एग्जांपल भी मिलता है कि भाई आपके पास एक किडनी जो है वो आपने निकाल दी है। ठीक है, जो पेशेंट है वो एक ही किडनी पर जी रहा है, या फिर तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके लंग्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गया है। तो ये कौन से केस के अंदर होता है, ऑफकोर्स ये केस के अंदर होता है टीबी के केस के अंदर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टीबी होता है, मतलब कि जब उसका पहला स्टेज आता है हमारा टीबी का, उसके अंदर वो क्या करता है, लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वो कॉज करता है, और उसकी वजह से उसके बाद उसकी हीलिंग करवाते हैं हम। ठीक है, तो उसकी हीलिंग की वजह से क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस वहाँ पर हो जाता है, और हमारा टीबी जो है वो क्योर नहीं हुआ है, स्टिल वो क्योर नहीं हुआ है, बिकॉज कि हमने तो क्या कर दिया, हमने सिर्फ उसका मतलब कि एलोपैथी की बात करें कि उसके अंदर क्या हो गया कि हमने उसको क्योर नहीं किया, हमने उसकी जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन थी उसको रोक दिया, तो उसके हीलिंग स्टेट के अंदर वहाँ पर फाइब्रोसिस हो गया, लेकिन ये तो फुल्ली क्योर हुआ नहीं। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके लेटेंट फेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गई लेटेंट कंडीशन, लेटेंट ऑर्गेनिक कंडीशन। ठीक है, तो ऐसी केसेस के अंदर आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वी कैन क्योर द पेशेंट एंड जस्ट हम अभी इस केस के अंदर फाइब्रोसिस जो परमानेंट हो गया उसके अंदर तो हम इस फाइब्रोसिस को क्योर नहीं कर सकते ना। हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे, पेलिएट करेंगे। ठीक है, वेल करेंगे हम, बिकॉज कि इस केस के अंदर तो हम और कुछ चीज़ तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमारी रेमेडी इस केस के अंदर क्या करें, पेलिएटिव ट्रीटमेंट हमारी रेमेडी दे रही है। ठीक है, तो जो इसके अंदर आपको मिलेगा जो आपका फुल टाइम एम्यूरेशन है वो। ठीक है, तो अब इस केस का जो प्रोग्नोसिस है वो क्या रहेगा, बिकॉज कि सारे जो हमने दूसरे
ऑब्जर्वेशंस देखे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोग्नोसिस लिखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड द ट्रीटमेंट लिखना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस यहाँ पर आपके पास क्या आता है, बेड, ठीक है, ऑफकोर्स बेड है, लेकिन ये आपकी मेडिसिन की वजह से नहीं है। आपकी मेडिसिन तो क्या थी, आपकी मेडिसिन तो करेक्ट थी, ठीक है, आपकी रेमेडी करेक्ट थी, बट स्टिल द प्रोग्नोसिस इज बैड बिकॉज ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, गलती है कि पेशेंट की डिजीज की गलती है, ठीक है। उसके आगे चलेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट अब हम क्या देंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी ना, उसके अंदर हम जो ऑफकोर्स हमको पेलिएट ही करना है, हम क्योर तो कर नहीं सकते, तो हम हमारी रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, ओके। अब ये हो गया हमारा जो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन था वो। अब हम उसके आगे चलते हैं, हमारा जो एथ ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या है कि पेशेंट प्रूव्स एवरी मेडिसिन विच वी गिव, ठीक है। तो हम जो भी पेशेंट को मेडिसिन देंगे ना, वो उसको प्रूव करने लगेगा, मतलब कि वो उसके बारे में अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हमको बताने लगेगा, जो कि हमारे पास हमको ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई ये हमारी मटीरिया मेडिका के अंदर है, भाई मैंने तेरे को इसीलिए ये मेडिसिन दी है, बट स्टिल वो आपको आके क्या बोलेगा कि मुझे वही साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके अंदर बिल्कुल भी आपको उसकी साइन एंड सिम्टम में एग्रावेशन भी मिलेगा, एमेलियोरेशन भी नहीं मिलेगा, बट वो क्या बोलेगा कि मेरा जो केस है वो स्टैंड स्टिल है, मेरे केस के अंदर कोई भी मेरे को इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिख रही है, मेरे को एग्रावेशन भी नहीं दिख रहा है, तो भाई आपकी मेडिसिन लेने का क्या फायदा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एक तो वो होते हैं ओवर सेंसिटिव, ठीक है। तो उनको क्या होगा कि वो कोई भी हम उनको मेडिसिन दे देंगे तो दे विल लाइक कि मेरे को हर एक मेडिसिन से क्या है कि वही सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, हिस्टेरिकल होते हैं। हिस्टेरिकल का हम मतलब क्या समझते हैं, एक तरीके का पागलपन, ठीक है। तो या फिर तो मतलब इतना ज्यादा पागलपन नहीं, बट यू कैन सी, यू कैन लाइक वाइज कि उनका जो परसेप्शन है, उनका जो मतलब कि एक टाइप का डिल्यूजन उनको रहता है कि भाई मेरे तो सिम्टम वहीं के वहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं दे आर द इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। तो अब आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है वाइवा के अंदर कि भाई जो आपका एथ ऑब्जर्वेशन है कैंट का, वो क्या बताता है, तो वो हमको बताता है अबाउट द इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, जिसका कि हमको हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि पेशेंट प्रूव्स एवरी मेडिसिन। उसके आगे चलेंगे कि हमने अब क्या करना है कि जैसे कि आपने अगर किसी पेशेंट को लो, ऐसे कोई पेशेंट को आपने लो पोटेंसी दी, तो उसका तो उसको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आपने उसको हाई पोटेंसी दे दी तो क्या होगा, अगर आपने उसको हाई पोटेंसी दी तो वो यही चीज करेगा कि वो इस चीज को प्रूव करने लगेगा, वो मेडिसिन को प्रूव करने लगेगा, ठीक है। एंड ऐसे जो सारे ऑफकोर्स जो हमारे पास पेशेंट आते हैं दे आर द गुड प्रूवर, ठीक है। तो उनका हम यूज भी कर सकते हैं फॉर द प्रूविंग पर्पस। और जो हमारी मेडिसिन है वो तो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, प्रोग्नोसिस क्या रहेगा हमारे पास, तो प्रोग्नोसिस इज ऑफ कोर्स द बैड बिकॉज कि हम इस चीज को क्योर नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे पेशेंट की कंडीशन को क्योर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रोग्नोसिस बैड रहेगा। अब इसको हम ट्रीट किस तरीके से करेंगे, तो जो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स है ना, उनको क्या है कि अगर वो आपके पास एक्यूट केस लेके आए हुए हैं तो आप उनको 30 या फिर तो हमारी 200 पोटेंसी तक दे सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं दे सकते बिकॉज उसके से ज़्यादा दोगे तो वो प्रूव करने लग जाएगा। अगर आपके पास वो क्रॉनिक केस लेके आया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको 30, 200 या फिर तो 500 पोटेंसी तक दे सकते हो, ठीक है, 500 पोटेंसी तक दे सकते हो, ओके। इट डिपेंड ऑन द क्रॉनिक केस इटसेल्फ, ठीक है, कि वो क्रॉनिक केस है किस तरीके का, ठीक है। उसके आगे चलेंगे, ये हो गया आपका एथ ऑब्जर्वेशन। उसके आगे हम चलेंगे कि हमारा जो नाइन्थ वाला ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो जो नाइन्थ वाला ऑब्जर्वेशन है इट इज काइंड ऑफ ड्रग प्रूविंग, ठीक है, कि जो हमारा पेशेंट है विच इज गुड फॉर ड्रग प्रूविंग, गुड फॉर ड्रग प्रूविंग, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर इन्होंने बस थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पेशेंट नहीं बोलेंगे बट हेल्दी जो पर्सन्स होते हैं हमारे पास, जो कि आते हैं हमारे पास, दे आर द वेरी गुड व्हाट
फॉर द ड्रग प्रूविंग वन। एंड जो हम हमारे पास मतलब कि अगर कोई ऐसा हेल्दी पेशेंट भी आया हुआ है, पेशेंट तो नहीं बोलेंगे बट कोई ऐसा हेल्दी पर्सन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको देखेंगे हम, उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और उसी के साथ साथ जो हम उसके सिम्टम्स, अगर वो कुछ लेकर आया है, सिम्टम्स अगर उसको लग रहे हैं, सिम्टम्स कुछ वो लेकर आया है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद पेशेंट जो है वो आपका फुल्ली गुड होके आया है, फुल्ली क्योर होके आया है, तो उसके बाद आप उसका क्या करोगे, तो इट विल बी जस्ट लाइक कि मैं उसके ऊपर ड्रग प्रूविंग करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हमारा जो 10th ऑब्जर्वेशन है उसकी तरफ, ठीक है। तो जो 10th हमारा ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहता है कि जब आपने आपकी मेडिसिन दी, उसके बाद क्या हो गया कि पेशेंट जो है वो न्यू सिम्टम्स लेके आया हुआ है, ठीक है। न्यू सिम्टम्स, वो सेकेंड टाइम जब आपके पास विजिट करने आया तो आपको न्यू सिम्टम्स ला के दे रहा है, ठीक है। तो ये जो एक कंडीशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं मेडिसिनल एग्रावेशन, ठीक है, बिकॉज कि दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स आर द न्यू सिम्टम्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपको दो कंडीशन देखने को मिलेगी कि या तो ये न्यू सिम्टम इज एक्चुअली अ न्यू सिम्टम, इज एक्चुअली अ न्यू सिम्टम, और दीज आर द ओल्ड सिम्टम जो कि पेशेंट जो है वो निग्लेक्ट करता आ रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है वो निग्लेक्ट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इफ द रेमेडी जो आपने दी है वो रेमेडी ठीक है, ठीक है, पहली चीज़ है कि जो आपने रेमेडी दी है वो बिल्कुल ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो आपको क्या ला के देगी कि ओल्ड सिम्टम ही आ रहे हैं, बस पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ये न्यू सिम्टम है, ठीक है। उसका दूसरी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि इसका जो प्रोग्नोसिस है, ऑफकोर्स जो न्यू सिम्टम आ रहा है तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, मेडिसिनल एग्रावेशन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर मेडिसिनल एग्रावेशन आ रहा है तो ये हमारे पास प्रोग्नोसिस कैसा होगा, अनफेवरेबल होगा, बिकॉज कि हमारी जो मेडिसिन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अब इसकी ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे, तो जैसे यहाँ पर दो कंडीशन है ना, उस दो कंडीशन के रिलेटेड ही हमारे पास जो है कि ट्रीटमेंट आएगी। तो एक तो जो ये न्यू हमारे पास सिम्टम्स आए हुए, मतलब पेशेंट जो बोल रहा है कि ये न्यू सिम्टम है, वो हमारे इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाले नहीं है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है। दूसरा एक ये हो सकता है कि जो ये हमारे न्यू सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी ऑफकोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको हम जो हमारी मेडिसिन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये जो न्यू सिम्टम आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले हैं या फिर तो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं, तो हमारी जो हमने मेडिसिन पहले दे रखी है हम उसको क्या कर देंगे, एंटीडोट कर देंगे, ठीक है। एंटीडोट हम उसको कर देंगे और उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, केस टेकिंग करेंगे और हमारी जो दूसरी मेडिसिन है हम अपना सेकेंड मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो कि हमारा होगा 11th वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 11th ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे जैसे 10th ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा था, न्यू सिम्टम्स आ रहे थे, उसी तरीके से सपोज कि हमने जो मेडिसिन दी है उसके बाद उसको ओल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, भाई पेशेंट को पता है कि भाई मेरे ओल्ड सिम्टम्स हैं, वो आपको आके बोल रहा है कि भाई आपकी मेडिसिन लेने के बाद हमको क्या हो रहा है, ओल्ड सिम्टम आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये आपकी कंडीशन कौन सी वाली हो गई, किस कंडीशन के अंदर ओल्ड सिम्टम आ सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर पेशेंट जो है वो हमारा किसी एलोपैथ के पास गया हुआ है या फिर तो दूसरी कोई भी पैथी के पास गया हुआ है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर के पास गया हुआ है, उसने क्या कर दिया, उसने फिर सुपरफिशियली सारे सिम्टम्स देखे, सारी चीजें देखी और उसने उसको मेडिसिन दे दी। अब उस मेडिसिन ने क्या किया, उस मेडिसिन ने कर दिया सप्रेशन, ठीक है। और वो सप्रेशन की वजह से तो कोई उसको सिम्टम्स आ नहीं रहे थे, लेकिन उसको उसके बदले दूसरे कोई सारे सिम्टम्स आए, वो कोई होम्योपैथ के पास आया और उसने मेडिसिन दी एंड देन ओल्ड सिम्टम अपीयर होना शुरू हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सप्रेशन वाला केस, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि इट इज अ सप्रेशन वाला केस, ठीक है। तो जो 11th वाला हमारा ऑब्जर्वेशन है विच इज अ सप्रेशन वाला केस, तो इट इज अ गुड इंडिकेटेड फॉर द एनी केस, ऑफ कोर्स इट इज अ गुड इंडिकेशन, राइट, कि आपकी जो मेडिसिन है वो ठीक है, आपकी जो मेडिसिन है उसने कोई अलग से नए सिम्टम नहीं ला के रख दिए कि जो हमको मेडिसिनल एग्रावेशन में दिख रहा था, जो हमको 10th वाले ऑब्जर्वेशन इसके अंदर दिख रहा था, ठीक है। ऐसा तो नहीं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो मेडिसिन है वो तो बिल्कुल भी ठीक है, ठीक है।
तो ऑफ कोर्स ये जो मेडिसिन है वो कैसी होगी, हमारी मेडिसिन कैसी होगी, क्योरेबल होगी, इसको हम ऐसा बोलते हैं क्योरेबल मेडिसिन होगी, ठीक है। ओके। दूसरी चीज़ है कि जैसे समझ सकते हो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैशबैक लेना होगा और आपको याद करना होगा हमारा हेरिंग का लॉ ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ डायरेक्शन। तो हमारा लॉ ऑफ डायरेक्शन क्या था हेरिंग का कि भाई कोई भी चीज़ अगर सेंटर से आई है पेरीफेरी की तरफ तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाएगी। कोई भी चीज़ जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ से आई है तो वो जो है कि हमारी डिजीज जो है सॉरी हमारी मेडिसिन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सबसे पहले बचाएगी, देन लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बचाएगी, ठीक है। तो ये हेरिंग का लॉ है। और अगेन इसके अंदर ये चीज़ आती है कि अगर कोई चीज़ सेंटर से आई है पेरीफेरी की तरफ तो ये पेरीफेरी टू सेंटर सॉरी सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ ही जाएगी, ठीक है। सेम इसी वे के अंदर ये चीज़ जाएगी। तो अब सेंटर के पास एक दूसरी भी डिजीज थी, ठीक है, मतलब कि वाइटल फोर्स के पास हमारी जो पेशेंट हमारा ए नाम की डिजीज लेके आया था, हमने उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन दी, बट हमारी वाइटल फोर्स ने एक चीज़ छुपा कर रखी थी कि उसके पास बी नाम की डिजीज भी है। तो हमारी मेडिसिन ने क्या किया, वो चली गई बी नाम की मेडिसिन के पास भी सॉरी डिजीज के पास भी, और उसने क्या कह दिया वाइटल फोर्स को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया कि उसने बी नाम की मेडिसिन के जो सारे सिम्टम्स हैं वो भी पेरीफेरी के अंदर बताना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इन शॉर्ट की जो हमारी मेडिसिन है वो हमको हेरिंग के लॉ के डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। तो इसका ऑफकोर्स प्रोग्नोसिस क्या होगा हमारे पास, यस ऑफ कोर्स इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, ऑफ कोर्स वेरी गुड होगा, या फिर तो गुड लिख सकते हो आप। इसी के साथ साथ ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, हमारी मेडिसिन तो ठीक है तो हम इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या देंगे, ऑफ कोर्स हम मेडिसिन के जो एक्शन है उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी उसी के साथ साथ है कि अगर आपको ऐसा कोई आपके पास क्रॉनिक केस आया है जिसके अंदर की रिपीटेशन की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि रिपीट करना चाहिए तो आपने रिपीट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ट्रीटमेंट, ये हो गया आपका 11th वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो। अब हम देखेंगे जो हमारा 12th और लास्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, ठीक है। तो जो 12th हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या है कि जो हमारी मेडिसिन है, ठीक है, वो गलत डायरेक्शन में चली गई, मेडिसिन टेक्स रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। हमारी मेडिसिन ने गलत डायरेक्शन ले ली, तो हमने सपोज कि हमने मेडिसिन को भाई सेम अगर यहाँ पर से सोचोगे कि हमने उसको ए नाम की डिजीज को क्योर करने के लिए भेजा था, ऐसा फिजिशियन को लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कर दिया, वो ए नाम की डिजीज को क्योर करते करते उसने वाइटल फोर्स के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया और उसने अपने ही नाम की एक एम नाम की डिजीज बना दी वाइटल फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ की आपका मेडिसिन टेक्स रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर गलती किसकी है, यहाँ पर समझोगे कि ऑफ कोर्स कि जो हमारी मेडिसिन है उसकी तो कोई गलती नहीं है, बिकॉज कि हमारी मेडिसिन किसके ऊपर काम करती है, सिमिलिया सिमिलिबस के ऊपर काम करती है, ठीक है, सिमिलिया सिमिलिबस के ऊपर। तो अगर आप सपोज कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसको आप कोई भी ऐसी मेडिसिन दे रहे हो तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, वो इस तरीके के सिम्टम्स ही प्रोड्यूस करेगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ड्रग प्रूविंग बोलते हैं, ठीक है, ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि पेशेंट सॉरी हमारा जो फिजिशियन है उसने एक सिक पर्सन को अपनी यूँ समझ लो कि उसने एक सिक पर्सन के ऊपर ड्रग प्रूविंग करना चाहिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्टीमेटली जो हमारे फिजिशियन की मेडिसिन थी वो तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, बिकॉज कि इसीलिए उसने जो है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ ली है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि फिजिशियन ने ये किया है कि उसने जो डीप एक्टिंग रेमेडी दे दी है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो हमारा वाइटल फोर्स है उसके ऊपर एक दूसरी ही डिजीज जो है वो उसने बना दी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि ये डीप एक्टिंग या फिर तो रॉन्ग मेडिसिन चूज करने के पीछे मतलब कि जो कैंसर है उन्होंने बताया है कि ये जो रॉन्ग मेडिसिन है या फिर तो डीप एक्टिंग मेडिसिन है, गलती हो गई है फिजिशियन से, तो गलती क्यों हुई है, क्यों होती है ऐसी गलतियाँ, बिकॉज की जो फिजिशियन है उसने सिर्फ सुपरफिशियल सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए उसने प्रिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है उसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12th जो ऑब्जर्वेशन है वो। ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारा प्रोग्नोसिस क्या होगा, प्रोग्नोसिस जो है
प्रोग्नोसिस जो है वो ऑफ कोर्स होगा वेरी बैड, बिकॉज कि क्या हो रहा है यहाँ पर एक अलग ही टाइप की जो डिजीज है वो फॉर्म हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँ तो आपको याद होगा कि व्हाट हैपन व्हेन टू सिमिलर डिजीजेस आर मीट, ठीक है, डिजीजेस मीट, तो वो तो क्या होता है, अगर सिमिलर डिजीजेस मीट कर जाती है तो यहाँ पर क्योर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मतलब कि अगर हमारी मेडिसिन ठीक होती तो क्योर हो जाता। अगर डिसिमिलर डिजीजेस यहाँ पर मीट हो रही है तो यहाँ पर ऑफकोर्स या क्या बना देगी, ये डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बना देगी, ठीक है। तो अब ये डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज जो है उसको ठीक करना इस काइंड ऑफ वेरी मच, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है ये। तो इसके लिए इसका प्रोग्नोसिस क्या हो गया, वेरी बैड हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास ट्रीटमेंट क्या आ जाती है इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमारी जो मेडिसिन है वो गलत है तो हम इसको दे देंगे एंटीडोट, ठीक है। उसी के साथ साथ अगेन हम क्या करेंगे, केस टेकिंग, और अगेन हम उसकी जो न्यू सिमिलम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 12 ऑब्जर्वेशन है वो खत्म होते हैं। लेकिन मैं इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जो है कि इसको किस तरीके से याद रखती हूँ, जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पर भी लिखा था, ठीक है। तो सॉरी, जो मैं सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको इस तरीके से याद करती हूँ, ठीक है। कि उसके पास 3 एग्रावेशन है हमारे पास, एक जो है वो हमारा होम्योपैथिक क्योर है, 3 एमेलियोरेशन है, 2 प्रूविंग वाले केसेस हैं, और 3 हमारे सिम्टम्स जो है न्यू सिम्टम, ओल्ड सिम्टम, और मेडिसिन टेकिंग दी रॉन्ग डायरेक्शन, या फिर द सिम्टम टेकिंग दी रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से मैं याद करती हूँ। अब उसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि भाई जो हमारा फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन था वो किलर्स एग्रावेशन कहलाता है, और उसी के तरीके से जो थर्ड हमारा है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रावेशन, ठीक है। तो उसी तरीके से एक और छोटा सा मैं आपको यहाँ पर समरी लिखकर बता देती हूँ, जिससे कि आपको और इजीली याद रह जाएगा कि भाई ये 12 ऑब्जर्वेशंस है, उनको आप बहुत ज़्यादा इजीली उनके स्टेटमेंट के बिना ही किस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को लिख देती हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 और हम 12 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम एकदम स्टार्टिंग से अगर शुरू करते हैं तो जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था तो उसका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता दूं कि देयर इज अ प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड द फाइनल डिक्लाइन ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किलर्स एग्रावेशन, किलर्स एग्रावेशन, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है विच इज अ लॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, तो उसको मैं किस तरीके से याद रखती हूँ, तो उसको जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये हमको कौन से केसेस में मिलता है। तो जो एडवांस्ड केसेस होते हैं उनके अंदर हमको मिलता है। एडवांस केसेस मतलब ऐसे केसेस लाइक थर्ड स्टेज वाले केसेस, ठीक है। तो उसके लिए ये आपको मतलब एज ए रिजल्ट आपको मिल सकता है। उसके आगे अगर हम थर्ड वाले के ऊपर जाएंगे तो उसका स्टेटमेंट है क्विक एग्रावेशन, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड इम्प्रूवमेंट। तो इसका तो मतलब हमारे पास पता ही है, इट इज अ क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रावेशन, ठीक है। क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रावेशन, किलर्स एग्रावेशन। फोर्थ वन का हमारे पास था कि भाई देयर इज अ नो एग्रावेशन बट रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ये हमारे पास एक क्या है, क्लासिकल होम्योपैथिक क्योर, ठीक है। उसी के साथ साथ जो फिफ्थ वाला हमारा जो मतलब स्टेटमेंट था वो था एमेलियोरेशन फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड एग्रावेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमको जो सबसे पहले एमेलियोरेशन मिल रहा था उसके बाद एग्रावेशन हो रहा है उसी सिम्टम्स का, तो हमारी मेडिसिन जो है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा मैं मानती हूँ। उसके आगे चलेंगे, जो सिक्स्थ वाला हमारा स्टेटमेंट है विच इज अ टू शॉर्ट एमेलियोरेशन। अब बहुत ज्यादा शॉर्ट एमेलियोरेशन क्यों आ रहा था, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ द क्योर, ठीक है, ऑब्स्टिकल इन क्योर। देन उसके बाद जो हमारा सेवेंथ वाला जो स्टेटमेंट था वो हमने अभी भी पढ़ा है, वो क्या है, फुल टाइम एमेलियोरेशन बट नो रिलीफ ऑफ द पेशेंट। तो वो हमारा ऑफ कोर्स कौन सा वाला केस है, पेलिएशन वाला केस है, ठीक है, पेलिएशन वाला केस है। जो थर्ड सॉरी एट वन था वो क्या था कि पेशेंट प्रूव्स एवरी मेडिसिन, तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ऐसे पेशेंट कौन से होते हैं, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होते हैं, इडियोसिंक्रेसी, ठीक है,
इडियोसिंक्रेसी। उसी के साथ साथ जो 9th वाला हमारा ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, ड्रग प्रूविंग के रिलेटेड था। उसका स्टेटमेंट आपको वापस से मैं पढ़ के सुना देती हूँ, एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रूवर, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, ड्रग प्रूविंग, ठीक है, ड्रग प्रूविंग। उसी के साथ 10th वाला था जिसके अंदर के न्यू सिम्टम आ रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिनल एग्रावेशन, ठीक है, मेडिसिनल एग्रावेशन, क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रावेशन और किलर्स एग्रावेशन। और 11th वाला क्या था जिसके अंदर कि हमारे ओल्ड सिम्टम्स आ रहे थे, तो वो हमारा कौन सा केस था, केस ऑफ सप्रेशन, सप्रेशन, ठीक है। उसके आगे लास्ट 12th वाला जो था कि मेडिसिन हमारी रॉन्ग डायरेक्शन ले रही है, तो ऑफकोर्स हमारी मेडिसिन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपकी 2 बार मेडिसिन रॉन्ग जा रही है, आपको 3 टाइप के एग्रावेशंस यहाँ पर मिल रहे हैं, आपको पेलिएशन भी मिल रहा है, सप्रेशन भी मिल रहा है, इडियोसिंक्रेसी भी मिल रही है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ क्योर भी मिल रहा है, ठीक है, होम्योपैथिक क्योर भी मिल रहा है, एडवांस केसेस भी मिल रहे हैं और लास्टली ड्रग प्रूविंग भी मिल रही है, ठीक है। तो इजीली आप इनके बेसिस के ऊपर भी जो आपके 12 ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट दी Ken's 12 observation. Hopefully आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ होगा, and if you like this video then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on a specific topic then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. And thank you so much for watching.